हेलो फ्रेंड्स, आपके एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सक्षम एजुकेशन पे। इस चैनल के माध्यम से हम अभी तक प्राइसिंग डिसीजन में बेसिक देख चुके थे। आज हम प्राइसिंग डिसीजन में न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। तो आइए हम अपने सीधे न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं, जो कि दे रखा है सेक्शन नंबर बी में। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम अपना। एक इसमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है, टेक्नोक्राफ्ट हैज जस्ट कंप्लीट रिपेयर वर्क on a car number DL7CL 2001 of Mr. M। एक कंपनी है जिसने एक कार पे रिपेयर वर्क करा है कुछ। उसमें उसने रिपेयर में तब कुछ पार्ट्स लगाए हैं। तो क्या क्या रखा है, तब पार्ट्स यूज टू रिपेयर द व्हीकल कॉस्ट 250 रुपए। जो उसने उसमें रिपेयर वर्क में पार्ट्स लगाए उसकी 250 रुपए की कॉस्ट है। द कंपनीज 20% मार्कअप रेट ऑन पार्ट्स कवर पार्ट्स रिलेटेड ओवरहेड कॉस्ट। इसमें कह रहा है कि उस कार रिपेयरिंग में एक तो 250 रुपए का आपका पार्ट रिपेयर का खर्चा आया, जो पार्ट हमने लगाया वो। उस पार्ट के अलावा हमें 20% मार्कअप और चाहिए काय का, पार्ट रिलेटेड ओवरहेड का। ठीक है। उसके बाद लेबर उसमें हमारी लगी है 5 आवर। ठीक है, 5 आवर ऑफ टाइम फ्रॉम अ टेक्नोक्राफ्ट सर्विस इंजीनियर्स हुज वेजेस आर 80 रुपए पर आवर के हिसाब से। ठीक है। द करेंट ओवरहेड वर्क अप रेट ऑन लेबर इज 80%। ठीक है। कंप्यूट हाउ मच मिस्टर एम विल बी बिल्ड फॉर हिज कार रिपेयर। कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में बता रखा है, एक कंपनी है जिसने कार रिपेयर जो कि कार रिपेयरिंग का वर्क करती है, उसने मिस्टर एम की कार पे वर्क करा है। उस वर्क में उसे एक तो पार्ट्स लगाया है 250 रुपए का। उस 250 रुपए के अलावा उसे 20% का मार्कअप चाहिए काय के लिए, पार्ट रिलेटेड ओवरहेड कॉस्ट के लिए। और उस रिपेयरिंग वर्क में उसके 5 आवर लगे हैं लेबर के, जो कि 80 रुपए पर आवर के हिसाब से हम पेड कर दें लेबर को। ठीक है। और करेंट ओवरहेड जो रेट है आपकी, वो है 80% है आपकी लेबर कॉस्ट की। ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इसका बिल हमें कितने का बनाएगा। तो सिंपल सा, पार्ट्स की कॉस्ट आ गई, उस पर हमने 20% का जो ओवरहेड चार्ज करना था वो आ गया। 250 का 20% 50 रुपए। 80 रुपए पर आवर के हिसाब से आपकी लेबर थी, 5 आवर लगे थे, 5 से इंटू कर दिया तो 400 रुपए आ गया। उसके बाद उसने ओवरहेड बता रखे थे कि आपके 80% है काय के, डायरेक्ट वेजेस के, डायरेक्ट लेबर के। इसलिए 400 का 80% 320 आ गया। तो मीन्स टोटल बिल अमाउंट आ गया आपका कितना, 1020 रुपए हम बिल बनाएंगे किसके लिए, मिस्टर एम के लिए। ठीक है। पहला पोर्शन आपका पूरा हो गया, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूटर टेक अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। एक कंप्यूटर टेक है जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद कॉम्प आईएनसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। मीन्स एक कंप्यूटर टेक कंपनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है कॉम्प आईएनसी से काय के लिए, इंडिया में सुपर कंप्यूटर सेल आउट करने का और मैन्युफैक्चर करने का। ठीक है। उसके एग्रीमेंट के टर्म्स क्या है आपका, कॉम आईएनसी जो कि आपकी बाहर की कंपनी है, विल प्रोवाइड कंप्यूटर टेक विथ किट्स किट विथ किट इन अ डिसमेंटल कंडीशन। मींस कंप्यूटर टेक को कॉम्प आईएनसी आपकी किट प्रोवाइड कराएगी डिसमेंटल कंडीशन में। ठीक है। These will be used in manufacture of the सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, जो कि आपकी यूजेबल है काय के लिए, सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए। ठीक है। ऑन अ वैल्यू बेसिस, अगर हम उसकी वैल्यू देखें तो क्या आएगी उसकी वैल्यू, उस जो डिसमेंटल किट आपका सप्लाई करेगी आपकी यूएस कंपनी इंडियन कंपनी को, उसकी वैल्यू क्या है वो बता रखी है। ऑन अ वैल्यू बेसिस द सप्लाई इन टर्म ऑफ द एफओबी, जो सप्लाई होगी वो एफओबी प्राइस पे होगी। ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, एफओबी प्राइस विल बी 50% देयर ऑफ। मींस ऑन द वैल्यू बेसिस आपकी जो वो कित जो हमारी आई है, वो कितनी वैल्यू की आई है, वो आई है एफओबी की 50%। जो वैल्यू आई वो वैल्यू आपकी कित की वैल्यू होगी। ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या रखा है, कंप्यूटर टेक मींस इंडियन जो कंपनी है, विल
procure the balance of material in India. अब जो बचा हुआ मटेरियल है वो इंडिया से ही परचेज करेगी उस सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए, ठीक है। कॉम्प आईएनसी जो बाहर की कंपनी है विल प्रोवाइड टू कंप्यूटर टेक जो इंडियन कंपनी है with designs and drawings in regarding to the materials and supplies to we procure in India. मीन्स आपकी बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी को अपनी डिजाइन्स वगैरह भी प्रोवाइड कराएगी जिसके बेसिस पर वो सुपर कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ठीक है। फॉर दिस कंप्यूटर टेक विल पे कॉम आईएनसी अ टेक्नोलॉजी फीस ऑफ 8 करोड़। इस डिजाइन और ड्राइंग के बदले इंडियन कंपनी को 8 करोड़ रुपए देने होंगे, किसको? विदेशी कंपनी को, ठीक है। विदेशी कंपनी कौन सी? कॉम्प आईएनसी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट दे रखा है कॉम्प आईएनसी विल आल्सो बी एंटाइटल टोटल रॉयल्टी एट 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। मींस 8 करोड़ के अलावा इंडियन कंपनी और क्या देगी? विदेशी कंपनी को रॉयल्टी और देगी। किस हिसाब से देगी वो बता रखा है, 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 10%, ठीक है, ऑफ द कंप्यूटर फिक्स्ड फॉर सेलर इन इंडिया। जो भी आपके इंडिया में सेल जो सुपर कंप्यूटर का मार्केट वैल्यू उसका 10%। एज रिड्यूस, लेकिन उसमें से क्या रिड्यूस करना पड़ेगा? एज रिड्यूस बाय द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम प्रोक्योर्ड इन इंडिया। इस सेल प्राइस में से हमें क्या लेस करना है? एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमने आइटम परचेस करे इंडिया में से, जो स्टैंडर्ड आइटम हमने इंडिया में परचेस करे वो वाली कॉस्ट लेस करनी है, एंड आल्सो द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम कॉम्प आईएनसी। मींस इसमें बता रखा है हमें जो रॉयल्टी बोनस देना है या जो हमें रॉयल्टी देनी है विदेशी कंपनी को, वो हमारी कैलकुलेट होगी 10% ऑन द सेलिंग प्राइस। लेकिन इस सेलिंग प्राइस में से हम दो चीजें माइनस करेंगे। एक तो आपकी जो स्टैंडर्ड आइटम की कॉस्ट है जो हमने इंडिया में परचेस करे हैं वो आइटम, कौन से स्टैंडर्ड आइटम जो कि हमने इंडिया में परचेस करे उनकी कॉस्ट माइनस होगी, और दूसरी जो हम किट ला रहे हैं इंपोर्ट करके उसकी कॉस्ट माइनस होगी। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर हमें 10% रॉयल्टी बोनस उसे देना है विदेशी कंपनी को, ठीक है। तो ऊपर क्या दे रखा है अभी तक के क्वेश्चन में, क्या दे रखा है? सिंपल सा दे रखा है कि जो हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी? एफओबी की 50%। बाकी का बैलेंस मटेरियल हम इंडिया से परचेस करेंगे। 8 करोड़ रुपए हमें देने पड़ेंगे विदेशी कंपनी को काय के लिए 8 करोड़ काय के देने पड़ेंगे? वो हमारी टेक्निकल जो फीस हमें देनी पड़ेगी उसे, ठीक है। और 10% की रॉयल्टी देनी है टाइप है सेल माइनस स्टैंडर्ड प्राइस का, स्टैंडर्ड आइटम का प्राइस और इंपोर्टेड किट का प्राइस माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसका हमें 10% रॉयल्टी देनी है। उसके बाद क्या करें? कंप्यूटर टेक मींस इंडियन कंपनी विच विल फर्निश टू कॉम्प आईएनसी विदेशी कंपनी को डिटेल दे दी है डिटेल्ड क्वार्टरली रिटर्न्स। मींस इंडियन कंपनी अपने ये सब लेखे जोखे के डिटेल्स दे दी है क्वार्टरली बेसिस पे विदेशी कंपनी को। अब अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? एफओबी प्राइस हमें बता रखा है कितना है? $2040 और एक्सचेंज रेट आपकी कितनी है? 55 रुपए, ठीक है। एफओबी प्राइस के अलावा हमें इंश्योरेंस और फ्रेट और देना पड़ता है 2000 रुपए पर इंपोर्टेड किट का। जितनी किट आएगी उसके हिसाब से हमें 2000 रुपए देना है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी आपकी जो लगती है वो 200 रुपए 200% ऑफ सीआईएफ प्राइस लगती है। सीआईएफ का बिल मतलब आप जानते हैं कस्टम में एफओबी प्लस इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंक्लूड करके, मींस जो आपका इंडियन पोर्ट पर कॉस्ट पड़ेगी उस माल की उस पे हमें लगानी है कस्टम ड्यूटी। लेकिन ये क्या करें बट कंसेशन रेट आपकी चल रही है, जो हमारी कस्टम ड्यूटी 200% लग रही थी सीआईएफ पे, अब कुछ कंसेशन के चलते हुए उसकी एक्चुअल रेट कितनी रहेगी? केवल 40%, ठीक है। मींस जो हमारा माल बाहर से आएगा अब हम उस पर कस्टम ड्यूटी कितनी लगाएंगे? 40%, ना कि 200%, ठीक है। द टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट एक्सपायर विद द प्रोडक्शन ऑफ
8 लाख कंप्यूटर। इसमें बता रखा है कि ये इस एग्रीमेंट के तहत हम 8 लाख कंप्यूटर अपने मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। उसके बाद क्या क्या रखा है, द कोटेड प्राइस ऑन किट, जो हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं उसका कोटेड प्राइस बता रखा है। कैसे हमने कैलकुलेट करा उस विदेशी कंपनी ने, इंक्लूड द 25% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू कॉम्प आईएनसी। मीन्स इसमें बता रखा है जो हम माल इंपोर्ट करके ला रहे हैं, जो हम किट लेके आ रहे हैं यूएस से, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम है। मीन्स जो सेलिंग प्राइस आया है वो कैसे आया है, 25% हमने उसमें क्या लिया है कॉस्ट पे, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। मीन्स जो आपका सेल प्राइस दे रखा है वो 125% है। मीन्स जो आपकी जो $2040 आपकी कॉस्ट दे रखी है, जो 125% है। क्यों? क्योंकि इसमें 25% आपका काय इंक्लूड है ऑन अ कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन का, विदेशी कंपनी का। ठीक है, उसके बाद क्या क्या रखा है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज टू बी ऑब्टेन्ड इन इंडिया। अब इसमें बताया जो एस्टिमेटेड हमने कॉस्ट, जो मटेरियल परचेस करा है इंडिया से, उसकी क्या कॉस्ट है, विल बी 150% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय द कॉम्प आईएनसी। मीन्स इसमें बता रहा है जो हमने इंडिया से माल परचेस करा है उसकी कॉस्ट आपकी है 150%, किसकी, जो हम माल इंपोर्ट करके लाए हैं उसकी कॉस्ट की। इसी मारे आपका जे वाला पॉइंट दे रखा गया था कि जो हमने माल इंपोर्ट करा है उसमें 25% प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूजफुल होगा जो 25% वाला पॉइंट, ये हमें यूजफुल होगा इंडियन मटेरियल की कॉस्ट निकालने में। ठीक है, अब क्या करें, 50% ऑफ द वैल्यू इन रूपी of the local procured goods represent cost of the standard item। अब ये बताया जो हमारा जो 150% है, 150% जो कॉस्ट क्या आती थी, ये थी आपकी जो हमने इंडिया से माल परचेस करा है। इसमें ये बता रहे इसका 50% वो माल है जो कि हमारा स्टैंडर्ड आइटम है। 150% जो भी कॉस्ट आएगी उसमें से 50% कॉस्ट आपकी आएगी स्टैंडर्ड आइटम की। ठीक है, स्टैंडर्ड आइटम की 50% कॉस्ट है। मींस जो हम रॉयल्टी निकालेंगे उसमें से एक तो जे वाली माइनस करेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, जो हम इंपोर्ट करके लाए थे वो वाली कॉस्ट। इंपोर्ट की तो हमें जो ऊपर से पता चल गई थी, स्टैंडर्ड आइटम की कॉस्ट हमें और कहीं पे दे नहीं रखी। इसी मारे जो इन्होंने लाइन दी कि हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, वो सब इनने इन ये 3 लाइनों में बता दी हमें कि स्टैंडर्ड आइटम की हम कॉस्ट किस हिसाब से निकालेंगे। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ असेंबली एंड अदर ओवरहेड इन इंडिया विल बी 8000 पर सुपर कंप्यूटर। इसमें बता दिया इसने कि कॉस्ट आपकी जो अदर उसकी असेंबली वगैरह की वो 8000 पर सुपर कंप्यूटर के हिसाब से है। तो इसमें रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इन इंडिया, bearing in mind that Computer Tax Limited has target a profit of 20% to itself on a selling price। ठीक है, हमें कुल मिलाकर सेलिंग प्राइस बताना है, लेकिन सेलिंग प्राइस जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हमारी 20% का मार्जिन आना चाहिए ऑन अ प्रॉफिट। हमें सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए अपना, जैसे लाइन में बता रखा है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में क्या ना, हमें केवल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। सब हमें ऊपर बता रखा है कि खर्चे कैसे क्या है क्या नहीं है। तो पहले हम इसकी वर्किंग निपटाते हैं। कैसी वर्किंग, जैसे कि हमारी जो हमने इंपोर्ट करी किट, उसकी क्या प्राइस आई हमारे पास, उसकी प्राइस क्या आएगी, या जो हमारा स्टैंडर्ड आइटम है उसकी क्या प्राइस थी, कितनी वैल्यू का हमने स्टैंडर्ड आइटम खरीदा, कितनी वैल्यू का हमने इंडिया से माल खरीदा। इस टाइप की हम सभी पहले अपनी कैलकुलेशन निपटाते हैं, जिससे कि हम एक टेबल में इजीली अपना आंसर दे सकेंगे। तो ये पहले टेबल में आंसर दे रखा है, तो इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम वर्किंग कराते हैं। तो वर्किंग में हमें किट की वैल्यू बता रखी है कि $2040 है। ठीक है, क्वेश्चन में 55 रुपए का एक्सचेंज रेट था। तो किट की वैल्यू मीन्स आपकी एफओबी के हिसाब से कितनी बता रखी थी, 1,12,200 रुपये आई। ठीक है, 1,12,200
200 रुपए। लेकिन किट वैल्यू आपकी कितनी थी? केवल इसकी 50%, इसकी 50%, इसकी 50% थी। ठीक है, तो इसे याद रखना आप अभी। ठीक है, अब ये आ गई 1,12,200 रुपए। अब जो कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल किट टू कॉम्प INC। अब जो हम कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं? एक तो जो हमने निकाल ली, पहला वर्किंग नोट हो गया कि FOB वैल्यू क्या थी आपकी, वो आ गई 1,12,200। अब FOB वैल्यू आ गई, तो चलो अब हम सीधे आते हैं पहले कि हमारी किट की वैल्यू क्या आई जो हमने इनपुट करी। तो सीधे हम आते हैं लैंडेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल। FOB का आपका 50% था, तो 1,12,200 का 50%, 56,100 आ गए। इसमें हमारा फ्रेट आ रहा था 2,000 का। ठीक है, तो टोटल CIF वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 58,100। इसमें हमें बता रखा था कि कस्टम ड्यूटी हमारी 40% है ऊपर, तो वो आ गई 23,240 रुपए। तो टोटल किट की वैल्यू कितनी आ गई? 81,340 रुपए। ठीक है, ये वाला हो गया आपका पोर्शन, पहला हो गया। दूसरा अब हम देखते हैं कि जो हम किट लाए उसकी एक्चुअल में कॉस्ट क्या थी। एक्चुअल में कॉस्ट क्या थी ये हम क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि उसी कॉस्ट के हिसाब से हमें इंडिया के में हमने जो माल परचेस करा है उसकी कॉस्ट पता चलेगी। तो उसने बता रखा था, उसने बता रखा था कि हम जो US कंपनी है वो हमारी 25% मार्जिन लेती थी ऑन अ सेल। 25% मार्जिन लेती थी ऑन सेल। 25 ही था ना, मुझे दे रखा था ना 25% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, सॉरी ऑन कॉस्ट है। ठीक है, 25% मार्जिन ऑन कॉस्ट है, मीन्स 1,12,200 जो आपकी वैल्यू है ये 125% हुई। तो उसी तरह से इनने इसकी कॉस्ट निकाल ली, 1,12,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 करके इसकी कॉस्ट आ गई 89,760 रुपए। ठीक है, ये कॉस्ट आ गई। अब इस कॉस्ट के हिसाब से हमें क्या लगाना है कि इंडिया में हमने माल कितने का परचेस करा, तो वो करा था 150% ऑफ द किड वैल्यू। लेकिन हमारी किड वैल्यू कितनी थी? वो केवल 50% थी FOB की। इस हमारे इस कॉस्ट का हमने जो 50% कर लिया, इस कॉस्ट का हमने 50% कर लिया। अब इसका इस कॉस्ट का 50% करने के बाद हमारा क्या आ गया? जो किट की कॉस्ट आ गई, जो एक्चुअल में कॉस्ट थी US कंपनी की। तो अब हमें निकालना था कि इस एक्चुअल कॉस्ट का 150% हमने माल परचेस करा है इंडिया में। इस कॉस्ट का 150% माल हमने परचेस करा है इंडिया में, तो इसलिए इंटू कर दिया हमने 150 से। तो हमारी जे आ गया कि टोटल हमने इंडिया से माल परचेस करा 67,320 रुपए। टोटल हमने माल परचेस करा 67,320 रुपए का। लेकिन इसमें से भी 50% माल आपका क्या था? स्टैंडर्ड का। तो 67,320 का 50% कर दिया, हमारा आ गया स्टैंडर्ड आइटम कितना आ गया? 33,660 रुपए का हमारा स्टैंडर्ड आइटम है। ठीक है, तो अब हमारे पास सभी कॉस्ट आ गई, तो वही लेते हैं। अब हम सीधे अपने मेन आंसर पे जाते हैं। लैंडिंग कॉस्ट आ गई 81,340 जो हमने नीचे से ली थी। इम्पोर्टेड आइटम की कॉस्ट 81,340 जो इधर से आ गई। हमने इसमें CIF वैल्यू पे हमने कस्टम ड्यूटी वगैरह सब लगा के देख लिया। ठीक है, 81,340 के बाद हमारी कुछ माल हमने इंडिया में परचेस करा था, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 67,320। जे भी नीचे निकाली थी, जे कैसे निकाली थी? जब हमने निकाली थी इस किट की जो कॉस्ट आई उसका 150% के हिसाब से नीचे देख चुके हैं। ठीक है, जैसे बनाने के लिए हमें 8,000 रुपए पर पीस के हिसाब से और असेंबली कॉस्ट देनी थी, वो आ गई। टोटल हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई वो आ गई आपकी इतनी 1,56,660 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बताना है, लेकिन हमें कुछ प्रॉफिट पोर्शन चाहिए था ना, 20% ऑन द सेल। तो इसे देखते हुए तो मीन्स आपका ये तो आ गया उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन इसके अलावा भी तो आपकी और कॉस्ट, जैसे जो हम टेक्नोलॉजी फीस दे के आए वो भी तो हम रिकवर करेंगे।
तो कितनी देगी आएगी 8 करोड़। कितने प्रोडक्ट बनाएंगे 8 लाख। तो डिवाइड करके आपका पर प्रोडक्ट की कॉस्ट रिकवर कितनी आ गई 100 रुपए। हम हमारी कॉस्ट आ गई टेक्नोलॉजी फीस की। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट रह गया केवल रॉयल्टी पेमेंट का। रॉयल्टी पेमेंट की आपकी दे रखी थी। अगर हम इस जी और कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि हमारी टोटल कॉस्ट जी है, टोटल कॉस्ट जी है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आपकी जी आ गई। और 1 लाख अभी ये हम देखेंगे जी 9251 कैसे आया, लेकिन आएगा इतनी तो मीन्स आप अभी समझिए कि टोटल कॉस्ट हमारी जी आ गई। इसे बस हमें देखना है, वो अभी हम नीचे समझ लेंगे। तो आपकी इस पूरी सुपर कंप्यूटर की टोटल कॉस्ट आ गई 1,66,011 रुपए। तो 1,66,011 रुपए जी आपकी कितने परसेंट वैल्यू, केवल 80% वैल्यू है ना। ये केवल 80% ही तो वैल्यू है। क्यों? क्योंकि 20% तो हमें प्रॉफिट चाहिए था ना ऑन अ सेल प्राइस। अगर किसी चीज का सेल प्राइस 100 है और उसमें से हमें 20% प्रॉफिट चाहिए सेल का, तो मीन्स 80 रुपए उसकी कॉस्ट आई। 100 माइनस 20, तो मीन्स जो 1,66,011 रुपये 80% है। अगर हम इसमें 80% का डिवाइड कर लेंगे तो आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी 2,60,814 रुपये। और यही हमें कैलकुलेट करके बतानी। ठीक है, तो ये तो आ गई। अब हमें इसमें केवल एक पॉइंट देखना है रॉयल्टी वाला, कि रॉयल्टी हमने कैसे कैलकुलेट करी। उसके लिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे वर्किंग पे आते हैं। अब हमारे पास रॉयल्टी को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 आइटम चाहिए थे। पहला सेलिंग प्राइस, दूसरा स्टैंडर्ड आइटम का प्राइस, तीसरा हमने जो इंपोर्ट करा है उसका प्राइस। तो स्टैंडर्ड का हम निकाल चुके, इंपोर्ट का निकाल चुके, हमें सेलिंग नहीं पता। हमें सेलिंग नहीं पता, जो अभी हमने निकाला वो तो हमने कब निकाला, जब हमें रॉयल्टी का अमाउंट पता था। लेकिन अब हमें रॉयल्टी का अमाउंट पता नहीं है। जब रॉयल्टी का अमाउंट नहीं पता तो मीन सेलिंग अमाउंट नहीं पता हमें। तो इसलिए हमने मान लिया कि सेलिंग प्राइस आपका जो है वो एक्स है। सेलिंग प्राइस आपका एक्स है और रॉयल्टी का अमाउंट है आपका बाई। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस एक्स है तो एक्स आपका सेल प्राइस कैसा आएगा, वो ऐसे आएगा जो आपकी टोटल कॉस्ट आई अभी तक की, वो ले लो सब। तो वही लिए जी हमने। 81,340 इंपोर्ट आइटम की आ गई, 67,320 जो हमने आइटम परचेस करा मार्केट से, इंडियन मार्केट से, वो 8,000 आपकी क्या सी कॉस्ट आ गई। जो असेंबली कॉस्ट आई थी वो 100 रुपए आपकी, वो टेक्नोलॉजी फीस की आ गई। ठीक है, और जब वाई आ गई आपकी क्या, जब वाई आ गई आपकी जो रॉयल्टी हमें पे करनी है वो वाली। ठीक है, तो मीन्स इतना पोर्शन आपका ये टोटल कॉस्ट आ गया। इतना पोर्शन आपका टोटल कॉस्ट का आ गया। अब उसमें क्या लिखा था कि हमें 20% प्रॉफिट चाहिए का सेल प्राइस का। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का कितना हो गया 25%। इसलिए हमने इसे 1.25 से इंटू कर दिया, तो मीन्स आपका सेल प्राइस आ गया। ठीक है, सेल प्राइस आ गया। अब रॉयल्टी को उसने कैसे दे रखा था, रॉयल्टी हम कैलकुलेट करेंगे सेल में से माइनस करेंगे एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 33,607 जो हम ऊपर देख चुके थे कैसे, जो इंडिया में परचेस करा था उसका 50% प्लस इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट वो कितनी आ रही थी 81,340। इन दोनों को माइनस कर ले सेल में से और उसका 10% करते तो रॉयल्टी आ जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आपका जो अमाउंट आ गया दोनों भी। और इसी हिसाब से हमने जो ऊपर रॉयल्टी रख ली थी और हमने वो कॉस्ट का 80% करके देख लिया था। और वो हमारा इस फॉर्मूले को अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी सेम आ रहा है, मीन्स हमारा क्वेश्चन सही था। अब इसे सॉल्व कैसे करें, इसमें तो इसने कह दिया कि सॉल्व करके देख लो। सॉल्व कैसे करें तो हम देखते हैं, आइए। इसमें हमने सेल वैल्यू मानी थी एक्स। एक्स कैसे आई 125% आपकी थी, 1.25% थी काय की। एक तो आपकी ये थी इंपोर्टेड गुड्स की, इंडिया से हमने जो माल परचेस करा उसका आ गया, प्लस जो हमने असेंबली करी वो आ गई, प्लस हमने करी क्या, प्लस हमने करी जो टेक्निकल फीस
वो आ गई। अब इसमें प्लस करना था रॉयल्टी, तो रॉयल्टी हम कैसे निकालेंगे, 10% सेल का, तो सेल प्राइस हमने क्या माना है एक्स, तो एक्स का 10% और माइनस इसमें से करेंगे स्टैंडर्ड आइटम का कॉस्ट, तो वो कितना था 33,607 रुपये, इसका 10% 3366 और माइनस आपका इम्पोर्टेड गुड्स, तभी तो आपकी रॉयल्टी आएगी, वो कितना था 81,340, तो 8134 आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व करके आपका कितना आ गया, x इजिकल टू 1.25 इंटू 1.25 कोष्टक 1,45,260 प्लस 1.1x। ठीक है, इसे ऑल और सिंप्लीफाई करा तो आपका आ गया x बराबर 1,81,575 प्लस 0.125x। तो x को हमने ट्रांसफर कर लिया इधर, तो इससे आपकी इधर वैल्यू कितनी आ गई x की 0.875 इक्वल टू 1,81,575। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1,81,575 डिवाइडेड बाई 0.875। तो x की वैल्यू आ गई 2,07,514 भाई आपकी इधर दे रखी थी 2,07,514 रुपए। ये दे रखी है सेल प्राइस आ गई, और यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक आरएसटी लिमिटेड है, स्पेशलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स में द मैन्युफैक्चर क्रोकेट मेल लेंथ मेल लेथ बनाती है, बट परचेज द वुडन बॉल्स iron arches and stakes required to complete a क्रिकेट सेट। एक जो आपका गेम होता है क्रिकेट सेट, क्रिकेट मेलेट्स जो है आपका एक गेम है, इसमें क्या है एक आपका लकड़ी का हैमर होता है बड़ा सा, उससे हम बॉल को थ्रो करते हैं और वो आपके एक आयरन रॉड के बीच में से निकल के जाता है। ठीक है, तो ये वही बता रहे हैं कि हम वो पूरा सेट बना के देती है, ये कंपनी पूरा सेट बनाती है उस खेल का। ठीक है, तो अब इसमें बता रहे हैं जो आपका हैमर है, हैमर टाइप का मार्लिट्स कंसिस्ट ऑफ हेड एंड हैंडल्स। ये आपका हैमर क्या है, एक हेड रखता है जो आगे से मोटा होता है और पीछे से एक पकड़ने के लिए हैंडल। ठीक है, अब हैंडल्स जो आपको होता है वो यूज करता है 2.5 बोर्ड फीट पर हैंडल। इसे बनाने के लिए 2.5 आपको फिट लकड़ी चाहिए। ठीक है, जिसकी कॉस्ट क्या आती है 50 पर बोथ फुट के हिसाब से। ठीक है, और स्पॉइलेज लॉस इज नेग्लिजिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हैंडल्स। हैंडल बनाने के लिए जो भी आपका लॉसेस आएगा स्पॉइलेज का, जो छोटा मोटा लॉसेस होगा हम उसे इग्नोर करके चलेंगे। और हेड जो है फ्रिक्वेंटली स्प्लिट एंड क्रिएट कंसिडरेबल स्क्रैप। लेकिन हेड बनाने में जो हमारा स्क्रैप आएगा हम उसे कंसीडर करके चलेंगे। अब जो बता रहा है आपका जो ऊपर हो गया हैंडल्स बनाने के बारे में कि कैसे हैंडल्स बनेगा। तो हैंडल बनाने के लिए 2.5 बोर्ड फिट आपको लकड़ी चाहिए जिसकी कॉस्ट है 50 पर फुट बोर्ड फिट के हिसाब से। ठीक है, अब हेड बनाने के लिए दे रखा है, इसके लिए हमें रिक्वायर है 0.4 बोर्ड फिट ऑफ हाई क्वालिटी लंबर कॉस्टिंग लुम्बर कॉस्टिंग 60 पर बोर्ड फुट। ठीक है, और इसमें आपका स्पॉइलेज नॉर्मली जो होता है वो होता है 20% ऑफ द कंप्लीटेड हेड। जो आपका हेड बनेंगे उसका 20% होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 4% ऑफ द स्पॉइलेज हेड कैन बी salvaged and sold as a scrap at 10 रुपए पर स्पॉइलेज हेड। अब जो आपका स्क्रैप आया उसमें से हम केवल 4% ही सेल आउट कर पाएंगे, कितने पे 10 रुपए पर हेड के हिसाब से। अब क्या क्या रखा है इसमें, इन द डिपार्टमेंटल मशीनिंग एंड असेंबलिंग द माल लेट्स
अब इसे बनाने के लिए जो माल लेयर्स को बनाने के लिए मीन्स हैमर को बनाने के लिए आपका 6 मैन चाहिए, 6 मैन वर्क करते हैं उसे बनाने के लिए। 6 मैन वर्क 8 आवर पर डे फॉर 25 डे इन अ मंथ। उस हैमर को बनाने के लिए आपके 6 आदमी काम करते हैं 8 आवर पर डे के हिसाब से, और एक मंथ में 25 दिन आपका काम होता है, ठीक है। ईच बर्गर कैन मशीन एंड असेंबल, ईच बर्गर आपका असेंबल कर सकता है कितने 12 माल लेट्स पर अनइंटरप्टेड 40 मिनट टाइम फ्रेम। मीन्स एक बर्गर 40 मिनट में 12 माल माल लेट्स बना सकता है, लेकिन ये 40 मिनट आपके फुल्ली प्रोडक्टिव हावर होने चाहिए। इसमें मीन्स आपका आइडल हावर वगैरह नहीं होना चाहिए। अब इसमें आगे क्या क्या रखा है, इन ईच 8 आवर वर्किंग डे, जो 8 आवर का वर्किंग डे है उसमें 15 मिनट तो आपके अलाउ है फॉर कॉफी ब्रेक। मीन्स ये आपका माइनस हो जाएगा, क्यों ये अनइंटरप्टेड हावर्स नहीं है, इसमें वर्क होगा नहीं, इसमें ये माइनस हो जाएगा। और 8 मिनट आपको चाहिए ऑन एवरेज फॉर ट्रेनिंग एंड 9 मिनट फॉर सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन। और बिसाइड 10% ऑफ ईच डे, 10% of each day is booked as idle time to cover checking in and checking out, changing operations, getting material and other miscellaneous matters। मीन्स 10% का आपका टाइम तो ऐसे ही बेकार चले जाता है, 10% का टाइम तो आपका ऐसे ही बेकार चले जाता है। मीन्स एक दिन में आपका 8 आवर्स का मतलब हो गया 480 मिनट काम होता है, इसमें से 10% का मतलब 48 मिनट तो आपके जो ऐसे ही बेकार चले जाते हैं। काय के लिए, फैक्ट्री में आना, फैक्ट्री से जाना, या मटेरियल को कलेक्ट करना, मशीन को सही करना, इन सब चीज में, ठीक है। और बर्गर आर पेड एट अ कॉम्प्रिहेंसिव रेट ऑफ 6 रुपए पर आवर। और जो हम वर्कर्स को पेमेंट करते हैं वो 6 रुपए पर आवर के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। अब क्या कहता है, द डिपार्टमेंट इज created to produce 20,000 mallards per month and monthly expenses of the department are as under। अब इसमें बता रखा है कि हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 20,000 हैमर्स बनाने की है, ठीक है। अब इसमें जो दे रखा है, फिनिशिंग एंड पेंटिंग ऑफ द माल लेट्स 20,000 रुपए। अब जो माल लेट्स से संबंधित है, मीन्स हैमर से संबंधित है, तो मीन्स हम इसे क्या मान के चलेंगे, वेरिएबल, क्योंकि जो फिनिशिंग और पेंटिंग से संबंधित है। लुब्रिकेंट ऑयल फॉर कटिंग मशीन्स, जो फिक्स है आपका। डेप्रिसिएशन फॉर कटिंग मशीन, ये भी फिक्स हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिक्स हो गया। पावर टू रन द मशीन, ये भी फिक्स हो गया। प्लांट मैनेजर सैलरी फिक्स हो गई। अदर ओवरहेड्स अलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट, ये भी फिक्स हो गई, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, एस द मार्लेट्स आर मशीन एंड असेंबल इन अ लॉट ऑफ 250। अब हमें बताना है कि अगर 250 के लॉट में हमारे हैमर्स बनने हैं, प्रिपेयर टोटल कॉस्ट शीट, तो हमें क्या बतानी है, कॉस्ट शीट बनानी है फॉर अ वन लॉट 250 हैमर्स के लिए, एंड एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द सेलिंग प्राइस। और हमें बताना है सेलिंग प्राइस को टू बी फिक्स्ड पर माल लेट in order to ensure a minimum 33.33 margin on the selling price, ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस बताना है और कॉस्ट शीट बनानी है। सबसे पहले हम अपनी वही वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट में क्या क्या आएगा हम देखते हैं, आइए। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले आपका आएगा कि हमने जो हेड बनाए वो कितनी बनी। हेड का ही क्यों आया, हैंडल का क्यों नहीं। हैंडल के इसमें नहीं आया क्योंकि हैंडल में जो स्क्रैप आएगी, जो आपका स्पॉइलेज लॉसेस होगा, हम वो नेग्लिजिबल है, लेकिन हेड के केस में हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या बताना है, 250 के लॉट में बताना है। और हेड बनाने में उसने दे रखा था कि 20% का हमारा लॉस होता है और ना एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमें कितना करना है, 250। तो 250 का 20% मीन्स 50। मीन्स ये हुआ कि हमें अगर 300 हेड बने जब जाके हमारे 250 बनेंगे। अगर हम 300 बनाए जब जाके हमारे 250 बनेंगे। कैसे, 250 का 20%, 50 प्लस 250 मीन्स 300।
300 में से 50 आपके खराब बनेंगे हेड और 250 आपके सही हेड बनेंगे। ठीक है, पहली तो कैलकुलेशन आपकी जो होगी। अब दूसरी हमारी प्रोडक्टिव लेबर आवर हम देखें, प्रोडक्टिव लेबर आवर कि एक आदमी एक दिन में प्रोडक्टिव कितना टाइम काम कर रहा है। तो उसमें दे रखा था एक आदमी 8 घंटे काम करता है, एक दिन में कितने मिनट काम करेगा, 480। उसमें बता रखा था आइडल टाइम का 10%, 10% आइडल टाइम बता रखा था। तो 10% 480 का 48 हो गया। कॉफी ब्रेक बता रखा था 15 का। इंस्ट्रक्शन बता रखे थे आपके 9 का। इंस्ट्रक्शंस आपके बता रखे थे 9 के। ठीक है, और उसके बाद आपका 8 मिनट का ट्रेनिंग पॉइंट बता रखा था, ट्रेनिंग टाइम 8 मिनट का ट्रेनिंग। ये 80 नहीं है, इसमें केवल 8 है, ये 0 नहीं है, इसमें जो गलत आ गया है, इसमें केवल क्या है 8। ठीक है, इसमें केवल कितना है 8% है, ना कि ये वो 8 मिनट है, ना कि ये 80। इसके जगह कितना आ जाएगा 8 मिनट। ठीक है, तो इन सबको ऐड करने के बाद आपका जो आया 80 मिनट। तो 80 मिनट 480 में से लेस कर दिए, तो आपके एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम आ गया 400 मिनट का। एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम आ गया 400 मिनट का। उसमें बता रखा था अगर हम अनइंटरप्टेड टाइम मिले तो 40 मिनट में 12 हम एमर्स बना सकते हैं। तो अब 400 मिनट में कितने बनेंगे, 400, जब 40 मिनट में 12 बनते हैं तो 400 में कितने बनेंगे, 400 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 40। तो आगे जो आपके 120 यूनिट हमने बना ली। ठीक है, 120 यूनिट आपकी ये बन के आ गई। कैसे, 400 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 12। तो हमें बनानी कितनी है, 250। हमें बनानी कितनी है, 250। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा 250 बनानी है, लेकिन हमारी एक्चुअल में बनी कितनी पर मंथ। उसमें दे तो रखा था कि हमारी 20,000 की कैपेसिटी है, लेकिन एक्चुअल में हमारी कितनी बनी, 120 बनाता है एक आदमी, 6 आदमी है, 25 दिन काम होता है, तो 18,000 हमारी यूनिट बनी। ठीक है, 18,000 यूनिट बनी, 20,000 की हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, अब आओ हम सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दे रखा था तो हमारे जितने भी वो थे वर्किंग नोट वो हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने मेन आंसर पे। तो मेन आंसर पे पहले हमारा आएगा डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल एक तो हैंडल का आएगा और एक आएगा हेड का। तो हैंडल का उसने बता रखा था कि हमें 2.5 फुट के चाहिए था। 250 यूनिट बनाने के लिए आपका कितना आ गया, 2.5 इंटू 250, 625 यूनिट फिट चाहिए। और एक फिट का उसने रेट दे रखा था 50, तो उससे इंटू कर दिया। तो टोटल आपका जो 250 यूनिट बनाने के लिए हैंडल कॉस्ट आई वो आई 31,250। अब हेड बनाने के लिए आपका क्या था, 250 यूनिट के लिए हमें 300 बनाने थे, 250 के लिए हमें 300 बनाने थे। तो वही 250 इंटू 120 कर दो, 250 इंटू 1.2 कर दो, तो आपका 300 आ गया। 250 आपका क्या था 100%, इसमें हमें 20% स्पॉइलेज लॉस होता है। तो 1.2 का इंटू कर देंगे तो आपका वही आ जाएगा एक्चुअल हमारा जो प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, और एक यूनिट आपकी हेड बनाने के लिए हमें 0.4 फीट चाहिए था। ठीक है, और आपकी इसकी एक फीट की कॉस्ट कितनी थी, 60 रुपए। तो टोटल आपकी कॉस्ट आ गई 7200 रुपए। ठीक है, अब हेड बनाने में आपका स्क्रैप कुछ सेल होता था, वो कितना होता था 4%, ऊपर दे रखा था 4% होता था स्क्रैप। कितना निकला था हमारा 50 यूनिट का। कैसे, 300 माइनस 250 कितने में सेल होता था, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, इसलिए जो 20 माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद आई थी आपकी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर ये थी कि 8 हावर्स काम होगा, 6 रुपए के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, एक दिन में वो 250 वो 120 यूनिट बनाती हैं लेबर, जो हम नीचे देख चुके हैं वर्किंग नोट में।
अब हमें 250 यूनिट बनानी है तो हमें डेज निकालने पड़ेंगे कि कितने डेज में निकलेगा। मीन्स 250 डिवाइडेड बाई 120 कर लेंगे, मीन्स 2.08 डेज में आपकी 250 यूनिट बनेंगी। तो वही हमने करा है, 8 आवर्स 6 रुपए से हम पे करेंगे, 250 यूनिट बनानी है और एक दिन में 120 बनाती है, इस मारे इसका डिवाइड कर लिया तो आपका 100 रुपए लेबर आ गई। तो टोटल प्राइम कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 38,530 रुपए। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट आपकी काय की आई थी, वो पेंटिंग और फिनिशिंग की, पेंटिंग और फिनिशिंग की, पेंटिंग और फिनिशिंग की आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आई कितनी आ रही थी, ये आपकी आ रही थी 20,000, आपकी 20,000 मंथली आ रही थी, ये इसने दे रखा था, 20,000 आपकी मंथली आ रही थी, ये इसने दे रखा था। तो उसी हिसाब से हमने देख लिया 20,000 आ रही है, 250 की हमें चाहिए, और जो हमने कितने पे दे रखी है, 20,000 पे। क्यों क्यों दे रखी है, वो इस मारे दे रखी है क्योंकि एक्चुअल कैपेसिटी उसने कितनी बता रखी थी, वो मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 यूनिट की, 20,000 की बता रखी थी। इसी माने से हमने 20,000 से डिवाइड कर दिया तो आपकी वो 250 यूनिट की फिनिशिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 250 रुपए। अब फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी, फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी, फिक्स कॉस्ट आपकी हमेशा एब्जॉर्ब होती है एक्चुअल प्रोडक्शन में। एक्चुअल प्रोडक्शन आपका हुआ 18,000, फिक्स कॉस्ट है आपकी 72,000, जो कैसा ही जब बताऊंगा, ठीक है। 72,000 डिवाइडेड बाई 18,000 और इंटू हमें करना है 250 से, क्यों, क्योंकि हमें 250 की कॉस्ट चाहिए तो 1,000 आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 39,780, ठीक है, 39,780। तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 159 रुपए 12 पैसे। इसमें हमें चाहिए था 33.33% ऑन अ सेल, इसलिए कॉस्ट पे आपका 50% आ जाता है प्रॉफिट, तो 79.56। तो सेल प्राइस आपकी आ गई 238 रुपए 68 पैसे। और यही हमसे पूछी थी, कॉस्ट शीट बनानी थी, तो कॉस्ट शीट बनानी थी, इसी माने जो हमने प्राइम कॉस्ट और टोटल कॉस्ट करके लिखा, ठीक है। दूसरा हमें सेलिंग बतानी थी, वो जो आ गई। अब हमें बताना है कि जो 72,000 कहाँ से है, तो 72,000 आपके सीधे से आए। फिनिशिंग हमने इसमें माननी थी वेरिएबल, ठीक है, बाकी की आप इन सब कॉस्टों को जोड़ देना तो वो 72,000 ही आएगी, ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल सा है चौथा क्वेश्चन। एक जापानीज सॉफ्टवेयर कंपनी है, इज प्लानिंग टू स्टेबलाइज अ सब्सिडियरी कंपनी इन इंडिया टू प्रोड्यूस मिनरल वाटर। एक जापानीज कंपनी है, इंडिया में सब्सिडियरी बनाना चाहती है, क्या के लिए, अपना मिनरल वाटर सेल आउट करने के लिए, ठीक है। बेस्ड ऑन द एस्टिमेट एनुअल सेल ऑफ 40,000 बोतल्स ऑफ द मिनरल वाटर, cost studies produce the following estimate for the Indian subsidies। इसमें जो बता रखा है 40,000 बोतल्स पे हमारी क्या क्या कॉस्ट आएगी, वो हमने इसमें बता रखी है। जैसे मटेरियल आपकी 2,10,000 की आएगी, लेबर आपकी 1,50,000 की आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट 92,000 की आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपकी 40,000 की आएगी। अब इसमें जो और कुछ क्या रखा है, क्या क्या रखा है, परसेंटेज ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट, जो कि जे है, विच इज वेरिएबल। अब इसमें जो बता रखा है कि ये 2,10,000 या 1,50,000 या 92,000 या 40,000 जो है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन कितना कितना, 100, 80, 60 और 35, ठीक है। द इंडियन प्रोडक्शन विल बी सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या है, जो 40,000 बोतल आपकी बनेंगी, जिस सेल आउट होगी एजेंट के द्वारा, मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव, हु विल रिसीव अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द सेल प्राइस। अब जो हम एजेंट के द्वारा सेल करेंगे तो उसके चलते हुए हमें 8% को उसे कमीशन देना पड़ेगा, काय पे, ऑन अ सेल वैल्यू, ठीक है। नो पोर्शन ऑफ जापानीज ऑफिस एक्सपेंसेस इज टू बी अलोकेटेड टू द इंडियन सब्सिडरी। अब ये कहा है कि जापानीज के जो हेड ऑफिस के आपके खर्च होंगे वो इंडियन सब्सिडी पे हम अलोकेट नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम पे कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दे रखी उसके बारे में। अब रिक्वायरमेंट आपकी आगे सीधा पहला क्या रखता है, सेल प्राइस per bottle to enable the management to realize and estimate 10% profit on sale proceed in India, ठीक है। हमें बताना है कि सेल प्राइस क्या है पर यूनिट की, जिससे कि हमारी
इंडियन कंपनी को 10% का प्रॉफिट हो ऑन अ सेल, ठीक है। और दूसरा हमें क्या बताना, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी and also in number of bottle for the Indian subsidiary on a assumption that selling price 14 रुपए। हमें पहले ये मैं बताना है कि सेल प्राइस क्या होगा कब, जब हम 10% की प्रॉफिट जाते हैं ऑन सेल। और दूसरे में बताना है अगर हमारी सेल प्राइस 14 रुपए है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा इन अ रुपी और इन अ यूनिट। सबसे पहले इन दोनों ही क्वेश्चन को करने के लिए हमें अपनी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके हम सीधे अपने वर्किंग नोट आते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट, इसमें भी ऊपर सॉरी चलिए इसमें सीधे उसमें दे रखा है तो उसी से हम आते हैं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपकी मटेरियल बता रखी थी, फैक्ट्री बता रखी थी, और फैक्ट्री वो मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड और एक और बता रखी थी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो मटेरियल आपकी 2,10,000 पूरी वेरिएबल थी। लेबर में आपका 80% था, ऊपर दे रखा था, तो 1,50,000 का 80%, 1,20,000। फैक्ट्री में आपका 60% था, 92,000 का 60%, 55,200। उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसमें आपको 35%, 40,000 का 35% आ गया 14,000। उसके बाद था आपका कमीशन। तो ये कमीशन कैसे आया जब हम देखेंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद आपकी फिक्स कॉस्ट लेंगे। फिक्स कॉस्ट का इकाई में थी लेबर फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो वही 1,50,000 का 20%, 40% और 65% जो बचा बैलेंस, जो आपका वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन हमने ऊपर ले लिया, जो बैलेंस बचा वो हमने ना ले लिया। जैसे लेवल में वेरिएबल आपकी कितनी थी 80%, तो 20% फिक्स कॉस्ट आपकी रहेगी। फैक्ट्री ओवरहेड में आपकी 60% की, तो फिक्स पोर्शन उसमें कितना रहेगी 40 का। ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। ये कमीशन अभी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी हम मान ले रहे हैं कि 48,000 दे रखा है, तो उसके बाद हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 5,40,000। अब हमें इसमें प्रॉफिट दे रखा था कि हमें 10% ऑन सेल चाहिए, तो 5,40,000 आपका मीन्स 90% हो गया। डिवाइड कर दो 0.9, 6 लाख रुपए आपका जे आ गया, ठीक है। अब 6 लाख आ गया, यूनिट की हमने सेल प्राइस निकाल ली, 6 लाख डिवाइड बाई 40,000 इक्वल टू 15 रुपए। अब जब हमें सेल प्राइस दे रखा होता तो उससे हम इजीली अपना कमीशन निकाल लेते, तो वही निकाल के दे रखा है 6 लाख का 8%, 48,000 रुपए। लेकिन अभी हम पे दोनों ही चीज मिसिंग है, तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम अपने वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट हमारे पास कमीशन नहीं है तो नहीं सेल प्राइस है, लेकिन क्या रखा है कि कमीशन हमारा जो है वो सेल प्राइस का है। तो सबसे पहले हमने सेल प्राइस मान लिया कि हमारा एक्स है, तो कमीशन आपका आ गया 8x अपॉन 100, 8%, ठीक है सेल का। और प्रॉफिट रखा था कि 10% हमें सेल का लेना है, ठीक है। इसलिए हमारा सेल कैसे आ गई, सेल आपकी आ गई 4,92,000, जो कि आपकी टोटल कॉस्ट आई एक्सक्लूडिंग कमीशन एंड प्रॉफिट, प्लस कमीशन का पोर्शन प्लस प्रॉफिट का पोर्शन, ठीक है। और इसे कैलकुलेट करिए आप, इसे आप कैलकुलेट करें तो जो आपका आ गया 6 लाख रुपए, ठीक है। अब जो कैसे कैलकुलेट करें, तो 100 का एलसीएम ले लो और 100 इधर डिवाइड इनटू हो जाएगा, तो 100x माइनस 8x जो इधर से आपके ट्रांसफर हो गए 8x और 10x। जब हमने 100 का जो एलसीएम लेकर खत्म करा तो 100 का इंटू आपका इधर भी हो गया, जो 82x आ गए, जब आपके 4,92,00,000 आ गए, तो ऐसे x की वैल्यू आपकी 6 लाख आ गई। अब ये 4,92,000 कैसा है, तो वो आपके सिंपल से है, मैंने पहले ही बताया आपको क्या क्या चीज छोड़नी, कमीशन और प्रॉफिट। तो आपको जो टोटल कॉस्ट दे रखी है मीन्स प्रॉफिट विदाउट इंक्लूड है, टोटल कॉस्ट कितनी हमने कैलकुलेट करी 4 लाख, वो 5,40,000। इसमें काय का पोर्शन और इंक्लूड कर लिया था हमने कमीशन का, तो वो माइनस कर दो, तो 4,92,000 आपका आएगा, वही हमने नीचे कैलकुलेट किया। मीन्स टोटल कॉस्ट में आपका क्या आ गया, ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट एक्सेप्ट कमीशन और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट,
वही आ गया था आपका 4,92,000। अब दूसरा पोर्शन था कि हम अगर हमारी 14 रुपए की सेल प्राइस है, अगर हमारी 14 रुपए की सेल प्राइस है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ। अब इसमें बता रखा है कि 14 रुपए की सेल प्राइस तो है, 14 रुपए की सेल प्राइस है, यस अच्छी बात है। अब हमें इसमें ब्रेक इवन पॉइंट लगाना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का आपको पता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो सेल प्राइस आपको दे रखा है, तो अब हमें पहले कैलकुलेट करना होगा इसमें कंट्रीब्यूशन, तो हम आते हैं सीधे कैसे वो देखिए। तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने इसमें कैलकुलेट करा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल आपके ऊपर दे रखी है, लेबर आपके ऊपर दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड आपको ऊपर दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव आपको ऊपर दे रखा है। कमीशन में केवल चेंज आएगा, कमीशन में क्या चेंज आएगा, 40,000 बोतल पे आपकी अभी तक 15 रुपए से सेल आउट हो रही थी, ऊपर जो हमने कैलकुलेट करा था वो होगी 14 रुपए से। तो 40,000 इंटू 14, इसका 8%, 44,800 आ गया, तो टोटल कॉस्ट आ गई 4,44,000। ठीक है। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 4,44,000। ये कितने यूनिट पाई 40 पे, तो पर बोतल आपकी वेरिएबल कॉस्ट पड़ी 11 रुपए 10 पैसे। जैसे माइनस कर लो सेल वैल्यू में से, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया आपका पर यूनिट 2 रुपए 90 पैसे। कंट्रीब्यूशन आ गया, तो कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड करते हैं फिक्स कॉस्ट से, तो फिक्स कॉस्ट आपको ऊपर दे रखी है 92,800 आएगी। अगर हम उन तीनों को ऐड कर लें तो डिवाइड करते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो हमारी बोतल आ गई ब्रेक इवन पॉइंट में। ब्रेक इवन पॉइंट इन बोतल आ गई। अब इन बोतल में अगर हम सेल प्राइस का इंटू करते हैं तो इन सेल वैल्यू आ गई, ठीक है। और यही हमसे इस दूसरे पोर्शन में पूछ रखा था कि इन बोतल कितना होगा, वो आ गई 32,000। इन वैल्यू कितना होगा, वो आ गई आपकी 4,48,000, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं कहा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 रुपए, 1,20,000 यूनिट पर एनम। एक कंपनी है जिसने अपनी कैपेसिटी इंस्टॉल करी है 1,20,000 यूनिट की पर एनम के हिसाब से। कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका उसका दे रखा है, कैसा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी दे रखी है, मटेरियल आपकी 8 रुपए की है, लेबर आपकी है सब्जेक्ट मिनिमम 56,000 पर मंथ 8 रुपए। इसमें बता रखा है कि लेबर कॉस्ट भले ही आपकी वेरिएबल है और हमें 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देनी है, लेकिन किसी भी महीने में हमें लेबर को 56,000 से नीचे नहीं देनी, ठीक है। ये एक हमने राइडर लगा दिया कि लेबर को मिनिमम तो हमें 56,000 देनी है, अगर उससे हम ज्यादा लेबर कमाती है तो हम वो देंगे, अगर 56,000 से हम लेबर कम कमाती है तो हम 56,000 ही देंगे उसे, ठीक है। ऐसी ओवरहेड की कॉस्ट दे रखी है, फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट दे रखी है पर एनम के हिसाब से। सेमी वेरिएबल ओवरहेड दे रखी है 48,000 पर एनम एट 60% कैपेसिटी पे, which increase by 6,000 per annum for increase of every 10% of the capacity utilization or any part thereof for the year as a whole। अब इसमें ये बता रहा है कि हमारे जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो 48,000 रुपए, वो काय पे 60% की कैपेसिटी पे। अगर हम इसे 1% से लेकर 10% तक बढ़ाते हैं तो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी, 6,000 रुपए पर एनम के हिसाब से। ऐसी फर्दर हम 1 से 10% तक बढ़ाएंगे तो हमारी 6,000 और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमें बता रखा है, मीन्स 60% तक 48,000, अगर हम 70% तक जाएंगे तो 48 प्लस 6 54,000 हो जाएंगे। अगर हम 80% तक जाएंगे तो 70 से ऊपर, और 80 तक जाएंगे तो हमारी 6,000 और हो जाएंगी, ऐड हो जाएगा तो 60,000। ऐसी 80 से ऊपर जाएंगे और 90 तक जाएंगे तो आपका 66,000। ऐसी 90 से ऊपर जाएंगे और 100 तक जाएंगे तो आपका 72,000 कॉस्ट आ जाएगी सेमी वेरिएबल की, ठीक है। अब क्या क्या रखा है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब इसमें बता रखा है जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइज है वो नेक्स्ट ईयर में जो होगी वो कैसे होगी, 60% की हम करेंगे फॉर 2 मंथ के लिए, और 75% की हम करेंगे 6 महीने के लिए, और 80% की हम करेंगे फॉर रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। इसमें बता रखा है
कि 60% हम 2 महीने तक कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, 75% की हम 6 महीने तक और 80% की बाकी के महीने के लिए। तो बाकी के महीने कितने बचे? 4। क्यों? 6 और 2 8 माइनस 12 इक्वल टू 4। ठीक है। अब हमें क्या बताना रिक्वायरमेंट क्या है? इफ द कंपनी इज प्लानिंग टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेल प्राइस, कंपनी को 25% का प्रॉफिट चाहिए काय पे? सेल प्राइस पे। ठीक है। तब हमें बताना है कैलकुलेट द सेल प्राइस पर यूनिट। तो हमें बताना है कि सेल प्राइस पर यूनिट क्या आएगी। इतनी सी रिक्वायरमेंट है। क्या बताना है हमें? केवल सेलिंग प्राइस बताना है। किस चीज को ध्यान में रखते हुए? कि हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए ऑन अ सेल। एज्यूम करो कि हमारे पास कोई ना तो ओपनिंग और ना ही क्लोजिंग स्टॉक है।